मनाया गया वर्ल्ड फिशरी डे। दून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की शिरकत। मोबाइल फिश आउटलेट का किया उद्घाटन। कांग्रेस पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा राज्य में लगातार बढ़ रहा है अपराध, क्राइम पर लगाम लगाने में सरकार को बताया विफल। किडनीकांड मामले में प्रीतम का प्रहार, एसआईटी के जरिए जांच किए जाने की उठाई मांग। कहा कई मंत्रियों पर भी लगे हैं संगीन आरोप। सूबे के गन्ना मंत्री प्रकाश पंत ने की समीक्षा बैठक। वक्त पर गन्ना भुगतान के दिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश। और दून नगर निगम के कर्मचारियों का हल्ला बोल। शहर की सफाई व्यवस्था और कई सेवाएं हो सकती हैं ठप। सातवें वेतनमान का लाभ ना मिलने से है नाराज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड लाइव में। आपके साथ मैं हूं राजीव थोंडियाल। तो उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर रहेगी नजर, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सीएम की खबर से। देहरादून से हिमालय क्षेत्र में आपदा सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर, संभावनाएं एवं चुनौतियों, इस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। सीएम ने कहा कि विकास और पर्यावरण दोनों की दोस्ती जरूरी है। विकास और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक बने, ये आज आवश्यक है। एक तरफ विकास की मांग और एक तरफ पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धताएं, इनके बीच का अंतर्द्वंद चुनौतीपूर्ण होता है। जो भी विकास कार्य हो वो आपदा प्रबंधन के मानकों के अनुसार हो, लोग सुरक्षित रहें, ये सरकार की चिंता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 सालों में उत्तराखंड में 38 हल्के भूकंप आए हैं। छोटे भूकंपों से एनर्जी रिलीज होती है, अतः इनकी चिंता नहीं होती है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में भूकंप, अतिवृष्टि और बादल फटने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। निश्चित रूप से पर्यावरणीय असंतुलन इन घटनाओं का जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बचाव उपचार से बेहतर होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण शैली, पर्यावरण का ध्यान और लगातार सतर्कता, ये 3 बातें हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। उत्तरकाशी के भूकंप का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यमुना घाटी में पुराने निर्माण शैली के भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। भारत सरकार के एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर हर्ष कुमार गुप्ता ने कहा कि भूकंपों के पूर्वानुमान से कहीं अधिक आवश्यक इनके लिए तैयार होना है। उन्होंने कहा कि भूकंपों का सबसे ज्यादा नुकसान स्कूलों में देखा जाता है, इसलिए जरूरी है, आवश्यक है कि इनकी तैयारियां बच्चों से जो है की जाए, बच्चों को भी इस बाबत टिप्स दिए जाएं। कैमरा पीछे कर लो यार, पता नहीं क्या बदतमीजी करते हो यार। चाहे निर्माण की गति हो, चाहे बात की सुरक्षा के सवाल होंगे। हमारी इकाई है, नीचे करो और नीचे करो, देश की नंबर 1 न्यूज पे और इसलिए भाई सरकार सतर्क है। और मुझे लगता है कि सतर्कता ही आपदा से बचने का सबसे बड़ा माध्यम है। इतने सालों से लगातार यहाँ पे एनर्जी जमा हो रही है। जिस तरह हम लकड़ी तोड़ते हैं, काफ़ी जोर लगाते हैं, अचानक लकड़ी टूटती है, इसी तरह ज़मीन के अंदर चट्टानें कभी भी टूटने की स्थिति में होती हैं और उसी से भूकंप आता है। जिन क्षेत्रों में काफ़ी समय से भूकंप नहीं आया है, वहाँ पे भूकंप की ज़्यादा संभावना है। मुख्यमंत्री ने दून विश्वविद्यालय में 9 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से बालिका छात्रावास और 4 करोड़ 26 लाख की लागत से संयुक्त प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण किया। और साथ ही मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के नए कार्यालय परिसर का भी यहां पर उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम ने 5 महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों के साथ रूसा के एडुसेंट सेंटर में संवाद स्थापित किया। और मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय गोपेश्वर, राजकीय महाविद्यालय जोशीमठ, राजकीय महाविद्यालय ऋषिकेश, राजकीय महाविद्यालय डोईवाला एवं राजकीय महाविद्यालय बेरिन्ना के अध्यापकों से महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या, छात्र छात्रों का अनुपात, स्कूल फैकल्टीज और प्रमुख समस्याओं के बारे में जानकारी ली।
और इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। हम लोग प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब आवश्यक। मुख्यमंत्री ने दून विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा में गुणात्मक और संख्यात्मक प्रबंधन विषय पर आयोजित सेमिनार में प्रतिभाग किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर जो मंथन चल रहा है, इसके सकारात्मक परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। राज्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक सुनिश्चित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा और मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणात्मक और संस्कारपूर्ण शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देने की हमें जरूरत है। विद्यालयों में छात्रों के सिलेबस के अलावा विभिन्न क्षेत्रों की जानकारियां प्रदान कराना भी बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शोध के क्षेत्र में विशेष प्रयास करने की जरूरत है। ऐसे शोध किए जाने चाहिए जो राज्य के लिए जीवनदायिनी साबित हो, जिन शोधों से राज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने देहरादून की रिस्पना और कुमाऊं क्षेत्र की कोसी नदी की उनको पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है और इन नदियों को जन सहयोग से पुनर्जीवित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोलॉजी और पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञ इन नदियों को पुनर्जीवित करने में सहयोग कर सकते हैं। देखिए, ये तो मैं नहीं मानता कि शिक्षा का स्तर गिर गया है, लेकिन हाँ ये सच है कि आज सब चीज़ें वैश्विक हो गई हैं। दुनिया एक गांव में तब्दील हो गई और ऐसे में प्रतियोगिता ज़्यादा हो गई है। तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, विदेशी विश्वविद्यालय आ गए हैं। ऐसे में हमको अपने जो विद्यार्थी हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनको हमको अपडेट करने की जरूरत है और इसलिए उसी का ये प्रयास, उसी के लिए प्रयास। रिस्पना नदी को लेकर सरकार की क्या कुछ योजनाएं हैं, इस पर भी उनका बयान सामने आया। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। रिस्पना के लिए तो एक तरह से जो उसका सीवर लाइन का जो काम चल रहा है और एसटीपी उसका बन चुका है और सीवर लाइन का फेज 2 का काम चल रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन काम चल रहा है। सीवर जितने भी हैं उनको उससे जोड़ दिया। राजधानी देहरादून समेत तमाम जिलों में सड़कों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इसको लेकर राज्य सरकार की सोच क्या कुछ है, सीएम का इस पर बयान सामने आया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी अतिक्रमण कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मेन चीज है कि पानी के जो सोर्स हैं वो बने रहें और जो नहीं रहे उनको पुनर्जीवित किया जाए। उनको पुनर्जीवित करके पानी आना शुरू हो जाएगा कुछ वर्षों में, तो फिर अतिक्रमण की फिर चिंता करें। राज्य बने 17 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 17 सालों में पहली बार मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए, मत्स्य पालन के बढ़ावे के लिए सरकार जोर दे रही है और इसी कड़ी में आज मत्स्य पालन दिवस मनाया गया, जिसके तहत सरकार ने मत्स्य पालकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मोबाइल फिश आउटलेट का उद्घाटन किया और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। उत्तराखंड में पर्याप्त संभावनाएं हैं, पानी की प्रचुरता है और जो मछलियों की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, जैसे ट्राउट है, गोल्डन ट्राउट है या महासीर है। ये महासीर तालाबों में या नीचे मैदानी भागों में कहीं ये पाली जा सकती है। इसी तरह ट्राउट भी उसके लिए सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, उसको भी नीचे नहीं पाला जा सकता है और उसके पर्वतीय क्षेत्र में आगे अधिक हो सकता है कि आप वहाँ पर सर्वेक्षण करके ट्राउट की संभावनाओं को बढ़ाएं। विश्व मत्स्य दिवस पर मैं अपने मत्स्य पालकों को, जो कि देश भर में है, प्रदेश भर में है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी कि ये दिवस बहुत ऐतिहासिक है। इस दिवस में जो है मत्स्य को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आमदनी का दूसरा जरिया या उसको दुगना या तिगुना कर सकते हैं, ये दिवस उस दिन का प्रतीक है। और आज हमने उत्तराखंड में पहली बार ये इसकी शुरुआत हुई है विश्व मत्स्य दिवस में, कि हमने अपने मोबाइल फिश आउटलेट में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसका शुभारंभ हुआ है और इसकी शुरुआत हमने अपने
हमने देहरादून जिले राजधानी से, और हमने इसके उधम सिंह नगर और हमने आउटर हरिद्वार में इसका शुभारंभ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया है। तो मैं समझती हूँ कि मत्स्य विभाग के माध्यम से मेरा यह प्रयास है कि किस तरीके से जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाए, उनको प्रोत्साहन के लिए हमने जनता से सीधा संवाद के लिए, जनता की समस्याओं को जानने के लिए, विकास कितना हुआ इसको जानने के लिए तो सीधा संवाद के लिए जनता दरबार लगाया जा रहा है। इस पर सीएम का बयान सामने है, क्या कुछ कहा सुनिए। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जनता से अधिकतम संवाद होना चाहिए और इसलिए मंत्रीगणों से कहा गया है कि महीना के आसपास, 1 महीने में या थोड़ा कम ज्यादा, आप जो जिन जिलों के प्रभारी हैं वहाँ पर एक दिन जनता दर्शन कर, इसी तरह से जिलाधिकारी तहसील दिवस कर रहे हैं। जनता से अधिकतम संवाद और जनता की जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान, और जनता कई बार बहुत अच्छे सुझाव भी देती है। आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील है। आपदा की क्या कुछ मानक होने चाहिए, इस पर सीएम का बयान सामने आया, क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो आपदा के जो मानक हैं उनके मानकों के हिसाब से चलना और मुझे लगता है कि अगर कहीं पर लापरवाही होती है तो उसको दूर किया जा सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है और कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार के 8 महीने के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। रुड़की न्यायालय परिसर में गैंग वॉर में एक विचाराधीन कैदी की हत्या कर दी जाती है, तो वहीं मंत्रियों पर अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। इसके साथ ही खनन माफियाओं को भी बीजेपी संरक्षण दे रही है। प्रीतम सिंह ने कहा कि खास बात तो ये है कि इनमें बीजेपी के कई पदाधिकारी भी शामिल हैं। प्रीतम सिंह ने राज्य मंत्री रेखा आर्य पर भी निशाना साधा और कहा कि किडनी कांड में फंसे रेखा आर्य के पति पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। किडनी कांड को लेकर क्या कुछ कहा प्रीतम सिंह ने, सुनिए। तो कुछ तकनीकी समस्या है जिस वजह से आपको ये बयान हम सुनवा नहीं पा रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि इधर हरीश रावत की ओर से भी बयान सामने आया है। रेखा आर्य के पति पर किडनी कांड का जो पूरे गंभीर आरोप लगे हैं, हरीश रावत ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। कि जो एक प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने 2013 में मंजूर किया था, जिसको उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों के रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए कहीं ऐसा न हो वो 8,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि अभी केंद्र के पास है, लगभग 6,000 करोड़ से ज्यादा, कहीं ऐसा न हो कि उसके आधार पर इसको इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई तरमीम की जा रही हो। तो बहुत सारी शंकाएं उठ रही है जो राज्य के हित में नहीं है। तो हम चाहते हैं जरा सा स्थिति स्पष्ट करें। निशाना साधते हुए नजर आए, क्या कुछ कहा सुने जरा। शंका ये पैदा होती है कि जो एक प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने 2013 में मंजूर किया था, जिसको उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों के रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए कहीं ऐसा न हो वो 8,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि अभी केंद्र के पास है, लगभग 6,000 करोड़ से ज्यादा, कहीं ऐसा न हो कि उसके आधार पर इसको इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई तरमीम की जा रही हो। तो बहुत सारी शंकाएं उठ रही है जो राज्य के हित में नहीं है। ऑल वेदर रोड पर भी हरीश रावत का बयान सामने आया, क्या कुछ कहा सुनिए। ऑल वेदर रोड के प्रोजेक्ट में डिस्कशन हुआ 4 धाम यात्रा मार्ग और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग की शुरुआत, रोड शुरुआत।
प्रधानमंत्री जी ने मेरी उपस्थिति में, मेरी अध्यक्षता में, गडकरी जी की उपस्थिति में इसका शिलान्यास किया और राज्य सरकार ने उस शिलान्यास के बाद कोई दूसरा वैकल्पिक प्रोजेक्ट ईपीआर अभी केंद्र सरकार को प्रस्तुत नहीं किया है। मेरी जानकारी में कोई बातचीत भी नहीं हुई है। तो ये ओवरनाइट राज्य सरकार बदलते ही जो है चार धाम यात्रा सुधार मार्ग और वेदर रोड कैसे हो। वही राज्य में हुए अब तक हुए तमाम घोटालों को लेकर भी राज्य सरकार पर हरीश रावत ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जांच के लिए आगे बढ़ती है लेकिन उसके बाद पीछे हट जाती है। देखिए, यहाँ इस राज्य के अंदर जिस तरीके से निरंतर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, सब घोटालों की बातें हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का वातावरण साफ हो सकता है यदि ये सारे घोटालों के मामलों को हाई कोर्ट को सौंप दिया जाए और उसे निवेदन किया जाए कि एक बेंच कंस्टिट्यूट कर दे जो सारे घोटालों की जांच कर ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और दोषियों को दंड मिल जाएगा, राज्य की जनता को संतोष हो जाएगा। पंचेश्वर बांध को लेकर भी हरीश रावत का बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। पंचेश्वर देश का एक बहुत बड़ा डैम बनने जा रहा है, एशिया का नंबर 1 डैम बनने जा रहा है और हमारे टिहरी के डैम के और श्रीनगर के डैम के जो अनुभव हैं, पुनर्वास को लेकर के, रोजगार को लेकर के बहुत सारे सवालों पर वो सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। डोगरा छाटी के पुल का पैसा कौन देगा अभी भी तय नहीं हो पा रहा है। अधर्म में मामला लटका पड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम एक दूसरी ऐसी बड़ी लायबिलिटी राज्य के ऊपर आ जाए जिसको ये उत्तराखंड सहन न कर सके, चिंता का विषय है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का एक बयान आया तो बवाल शुरू हो गया। मगर सवाल ये कि बयान किशोर ने दिया, क्या उसमें वाकई कोई सच्चाई है? चलिए पूरा माजरा क्या है, ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आप जानिए। कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मिले थे और मेरी जो जानकारी है कि केंद्र सरकार ने कोई प्रस्ताव बनाया है जिसमें यह है कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को उत्तराखंड में मिलाया जा सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सचमुच में इस तरह का कोई प्रस्ताव आप बना रहे हैं, आपकी कोई चर्चा हुई है? अगर हुई है तो भाई बता दो, नहीं हुई है तो ये भी बता दो, जिससे भविष्य में अचानक ही जो है वो बम की तरह हमारी सिर के ऊपर जो है कोई बात न फूटे। तो इसलिए ये एक बहस होनी बहुत जरूरी है और मुझे ये जानकारी है कि केंद्र सरकार ने इस तरह का कोई प्रस्ताव बनाया है। अब वो प्रस्ताव कितना समीचीन है, कितने उत्तराखंड के हक में नहीं है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। कांग्रेस संगठन के पुराने सरदार किशोर उपाध्याय ने इन सवालों को उठा सूबे की सियासत में नई बहस को जन्म दे दिया। तो सियासी बहस शुरू होने में देर नहीं लगी। हालांकि सियासी बहस में कितना दम है ये तो मालूम नहीं, मगर बात उठी तो यकीन मानिए कि दूर तलक तो जाएगी ही जाएगी। किशोर ने आरोप लगाए हैं कि केंद्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को उत्तराखंड में शामिल करने पर अंदर खाने विचार कर रही है। हरिद्वार व उधम सिंह नगर के आसपास के इलाकों को उत्तराखंड में शामिल करने की बातें सियासी फिजाओं में तैरने भी लगी हैं। अब बात उठी तो बहस भी उस दिशा में बढ़ती चली गई जिस ओर सिर्फ और सिर्फ सियासत का ही तड़का लग सकता है। इसलिए उपाध्याय साहब ने तपाक से कह दिया कि इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार को उत्तराखंड की जनता के सामने अपना स्पष्ट मत रखना चाहिए। उन्हें जो जानकारी मिली उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को उत्तराखंड में शामिल करने पर विचार चल रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो इसमें बहस हो और उत्तराखंड की जनता को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। उपाध्याय साहब ने लगे हाथ ये भी बता दिया कि उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में तोड़ने का प्रस्ताव चल रहा है। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय क्या इस पर विचार कर रहा है? इस तरह का कोई प्रस्ताव जो है उन्होंने बनाया है, ये मैंने आपके सामने कहा है। मेरी पुख्ता जानकारी ये है कि केंद्र सरकार ने इस बारे में कुछ प्रस्ताव बनाया है। इसी पर नहीं बनाया, बल्कि वो तो उत्तर प्रदेश में कहना नहीं चाहता, उत्तर प्रदेश को भी 3 हिस्सों में बांटने का उन्होंने प्रस्ताव बनाया और उसी में इसको जोड़ा है, क्योंकि वो फिर बड़ा लंबा मसला हो जाएगा उत्तर प्रदेश का।
मैं तो उत्तराखंड से संबंधित जो बात है वो आपके सामने रख रहा हूं और अपनी पुख्ता जानकारी के हिसाब से रख रहा हूं। संगठन के पुराने सरदार ने डबल इंजन सरकार के मुखिया के हाल ही में हुए लखनऊ दौरे का भी जिक्र किया। किशोर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि लखनऊ दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो भी बातचीत हुई उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार के निजाम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले ही लखनऊ दौरे का पूरा ब्यौरा सूबे के आवाम के सामने रख चुके हैं। हालांकि इन बयानों में कितनी सच्चाई है ये तो मालूम नहीं, मगर सच यही है कि जिस वक्त वो लखनऊ दौरे पर गए थे तो सभी की नजरें परिसंपत्ति मसले पर टिकी हुई थी। जनता को उम्मीद जगी थी कि सीएम साहब आएंगे तो उस पेच को ढीला करके ही लौटेंगे जो पिछले 17 सालों से अटका हुआ है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जो राज्य हैं, अभी 17 साल पहले उत्तराखंड अलग हुआ, अलग राज्य बना, और जो परिसंपत्तियों से संबंधित मसले हैं उन पर भी अनऑफिशियल कहिए चर्चा हुई है, क्योंकि कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी। यकीनन संगठन के पुराने सरदार किशोर उपाध्याय ने जिन बातों को उठाया है उसकी तह तक जाना भी जरूरी है कि आखिर ये तो पता होना ही चाहिए कि क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को उत्तराखंड में शामिल किए जाने का खाका खींचा जा रहा है या महज ये अफवाह भर ही है जो सियासत को धीरे धीरे ही सही मगर गर्मा जरूर रही है। खैर वास्तविकता क्या है ये तो वक्त आने पर ही मालूम होगा, मगर राज्य की राजनीति की ये रीत भी रही है कि सियासत के तवे पर जो मुद्दा चढ़ जाए उसे पकने में देर नहीं लगती। कैमरा पर्सन सुमित डबराल के साथ हरीश खंडेड़ा, जैन टीवी, देहरादून। रुख मसूरी का मसूरी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ओपी उनियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शहर से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत की। साथ ही नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। ओपी उनियाल ने कहा कि पालिका अध्यक्ष मात्र अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पालिका में टेंडर करना न करना नगर पालिका का अधिकार है। साथ ही पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है जिस पर खुद ही इस तरह के आरोप लगे हैं। सीबीआई जांच हुई है और हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को मुकदमा करने के निर्देश दिए हैं। हाल में इन्होंने 4 से 5 करोड़ का टेंडर किया जिसमें इलीगल तरीके से अपने आदमियों को दिया गया। ये मात्र चुनावी वर्ष को देखते हुए इस शहर को लूटने खसूटने पे लगे हैं। ये नहीं कि पैसा कहां लग रहा है, किस जगह लग रहा है, किस जगह उसका औचित्य है, यूज है या नहीं है। अरे भाई कम से कम अगर लगा भी रहे हो, लास्ट में तुम्हारी नींद खुली भी है तो कम से कम ऐसी जगह लगाओ जहां जनता रह रही है। इस तरह की बयानबाजी है, ये सरासर गलत है। टेंडर करना न करना ये नगर पालिका का अपना अधिकार है और जनता की डिमांड पर होता है। वो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जिस व्यक्ति पे खुद ही चार्जेज हैं सारे और सीबीआई इंक्वायरी और हाईकोर्ट के आदेश से, और वो आदमी इस तरह की बातें करे। आज शहर के विकास की बात 4.5 साल तक तो कोई बात नहीं कही और आज जो है अंतिम समय जब चुनाव का समय आ रहा तो इस तरह की उत्प्रांग सी बातें करना और नगर पालिका पे ऐसा दोषारोपण करना, ये बहुत बड़ी गलत बात। बीजेपी की पिथौरागढ़ जिले की नई जिला कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है और पूर्व में बीजेपी ने जिले में पिथौरागढ़ और डीडी हाट में 2 जिला अध्यक्ष को नियुक्त किया था, लेकिन बीजेपी हाईकमान के निर्देश पर अब 13 जिलों में 13 जिला अध्यक्ष दोबारा बनाए गए हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने डीडी हाट को जिला बनाने के अपने हवाई दावे के चलते डीडी हाट में भी एक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की थी, लेकिन प्रदेश में तमाम जिलों को न बनाने के कारण अपने ही निर्णय को संगठन को वापस लेना पड़ा और पूर्व में पिथौरागढ़ क्षेत्र के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र वल्दिया को फिर से जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में हर एक क्षेत्र के लोगों को कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। मनोनीत पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से सहयोग करेंगे।
प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अजय भट्ट जी के निर्देश पर आज जनपद पिथौरागढ़ की भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, जिसमें पूरे जनपद की 4 की 4 विधानसभाओं से कार्यकर्ताओं को सम्मिलित करने का एक प्रयास किया गया है और 16 मंडल जो संगठन की दृष्टि पड़ते हैं उन 16 मंडलों को प्रतिनिधित्व मिले ऐसा प्रयास किया गया है। इसी के तहत कार्यकारिणी विस्तार के बाद आज यहाँ पर जो नवनियुक्त हमारे जो जिले के पदाधिकारी जो पिथौरागढ़ विधानसभा से सम्मिलित हैं स्वागत कार्यक्रम है और हमें उम्मीद है कि जो प्रदेश नेतृत्व ने सभी पर विश्वास जताकर जिम्मेदारियां दी हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी करेंगे, ऐसा विश्वास हम सबको इन पदाधिकारियों से। रेरा एक्ट नियमों में बदलाव करने की मांग को लेकर किसानों एवं कॉलोनाइजर्स ने विधायक राजेश शुक्ला के साथ कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि रेरा एक्ट का उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही उसको लागू किया जाना चाहिए था। किच्छा बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि उत्तराखंड छोटा राज्य है, यहाँ पर जो भी कॉलोनाइजर कार्यरत है वो बहुत छोटे स्तर पर कार्य कर रहे हैं, साथ ही लोगों की आवश्यकता अनुसार सस्ते दामों पर आवासीय भूखंड उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने मांग की कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर विशेष राज्य का दर्जा देते हुए रेरा नियमों में बदलाव किया जाए। सीधे संगतियां पैदा हो गई हैं हमारे जिले में। एक तो ये है कि पूरे प्रदेश में रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं, सिर्फ ऊधमसिंहगढ़ जिले में रजिस्ट्रियों पर रोक लगा। उससे जो किसान अपनी ज़मीन बेचना चाहते थे या जो लोग कॉलोनाइजर हैं या जो अपने व्यक्तिगत रूप से भी कोई कहीं बसना चाहता है, खरीदना चाहता है, उनको दिक्कतें आ रही थी प्राधिकरण विकास प्राधिकरण में। इसलिए उससे भी कुछ विसंगतियाँ ऐसे लोग खड़ी हुई जिन्होंने पहले से अपनी 80% या 70% काम कर लिया है। तो बड़ी वैल्यूबल बात हुई है और सीएम साहब इस बात में सहमत हैं कि जिन लोगों का काम पहले से हो गया है, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों ने रेरा में भी छूट दी है। तो अगर रेरा में छूट दी गई है तो विकास का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें भी इनके मामलों को उस नज़र से देखना चाहिए कि काम बाधित ना हो और जिनका काम पहले से हो चुका है उनका काम पूरा होने दिया जाए। अगर उसमें कहीं आवश्यकता पड़ती है उसको कंपाउंड कराने में कोई मिनिमम टैक्स डाल के पूरा कर लें। कुल मिलाकर ये है कि लोगों को, चाहे वो किसान हो, चाहे यहाँ जो बसने के लिए आ रहे हैं वो लोग हों या जो इस कारोबार में जो काम कर रहे हैं, इनमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य की स्थापना की मूल अवधारणा, मुख्य उद्देश्य पहाड़ से पलायन को रोकना था, लेकिन 17 साल बाद भी पहाड़ से पलायन रुक नहीं रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से सुविधाओं के अभाव में लगातार पलायन हो रहा है। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रहे हैं। उत्तराखंड पलायन आयोग के गठन के बाद पहाड़ से पलायन रुकने की उम्मीद जगी थी। इसी क्रम में पलायन आयोग के अपर आयुक्त ने एसएस नेगी ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर चंपावत में हो रहे पलायन पर चर्चा की और पहाड़ से पलायन रुकने के सुझाव भी दिए, इसको रोकने के सुझाव दिए। और आयुक्त नेगी ने कहा कि आयोग राज्य सरकार को सभी जिलों से मिली जानकारी एकत्रित कर उस पर सुझाव देगा। साथ ही आयोग का मुख्य उद्देश्य लोगों से जानकारी लेना और पलायन को रोकने की कवायद तेज करना है। आयोग सरकार को अपने सुझाव देगा और ये जो अभी चंपावत में बैठक हुई है, अभी शाम को पिथौरागढ़ में बैठक होगी, उसका उद्देश्य यही है कि लोगों से जानकारी लेना और जो यहाँ पर अधिकारीगण हैं जिला स्तर के और जो हमारे ग्रामीण वासी हैं उनसे जानकारी लेना कि क्या कर पाएंगे वो, और फिर कुछ समय बाद सरकार को सुझाव दिए जाएंगे। अभी थोड़ा जल्दी होगा ये कहना कि किस तरह से पलायन रुकेगा। आयोग सरकार चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार में ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य समेत कई बीजेपी के विधायकों ने शिरकत की। कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। यशपाल आर्य ने कॉलेज के चेयरमैन को इस दरमियान बधाई दी और कहा कि उनके द्वारा इस पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो एक सराहनीय कदम है। ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन मुनीश सैनी ने कहा कि ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल में 100 बेड के अस्पताल द्वारा क्षेत्र को लोगों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उसके साथ ही उनका लक्ष्य है कि कॉलेज द्वारा बनाए गए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो।
इस क्षेत्र में जहाँ पर काफ़ी संभावनाएं हैं, छात्र छात्राओं के लिए, जो गरीब परिवार के हमारे छात्र छात्राएं हैं, दूर दराज नहीं जा सकते हैं, यहीं पर उन्होंने एक आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की है, डेंटल कॉलेज का निर्माण करने जा रहे हैं और पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पर है, ITI कॉलेज यहाँ पर है। विभिन्न यहाँ पर विषयों को पढ़ाया जा रहा है। निश्चित रूप से बच्चों को भविष्य के निर्माण में यह कॉलेज सार्थक सिद्ध होगा और यहाँ पर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उसका लाभ ले पाएंगे। मैं इस अवसर पर ओम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये यहाँ की जनता के लिए और यहाँ के क्षेत्र के लिए बहुत हर्ष का विषय है। जो ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज का आज 10 साल की जो जर्नी है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारा लक्ष्य ये है कि जैसे हम लोग यहाँ एक आयुर्वेदिक 100 बेड का हॉस्पिटल स्थापित किया है, उसका यहाँ की जनता को पूर्णतः हम लाभ दे सकें और जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाया है उसकी जो यहाँ के जितने भी हमारे गरीब छात्र हैं उनको वहाँ पर शिक्षा प्रदान कर दी जा सके। उसी आधार को रह के यहाँ पे AIPMT का हम लोगों ने इस बार एक एंट्रेंस भी स्टार्ट कराया है। लोहाघाट में गौवंश का सर मिलने से आपको बता दें कि पूरे जिले में जो है हड़कंप मच गया और आग की तरह सीमांत जिले पिथौरागढ़ तक भी पहुंच चुके हैं इसकी आग। और इस पूरे मामले में हिंदू जागरण मंच के साथ ही कई संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ को ज्ञापन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों को नहीं पकड़ा गया तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। कई मुख्य विषय था जो लोहाघाट में जो गौवंश हत्या हुई है उसमें आज 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक, हालांकि अपनी ओर से प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन कोई सफलता अभी हासिल नहीं हो पाई है। इसलिए हमें भी पिथौरागढ़ में हम 2 दिन तक तो हम इसलिए रुके रहे कि हमने सोचा कि हो सकता है कोई गिरफ्तारी हो जाएगी, कोई इसका रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन अभी तक जब कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया तो क्योंकि सभी लोगों का हम पे दबाव है कि हिंदू संगठन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सभी चीज़ें व्यापारियों का हम पे दबाव है, तो हमने सोचा कि पहले एक बार क्यों ना इसको प्रशासन के माध्यम में, प्रशासन की जानकारी में लेते हुए हमने यहाँ पर अभी ज्ञापन दिया है। अगर इसमें 1 दिन तक 2 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसमें सभी संगठन जो है सामने आकर इसमें आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। बेसिक जो उद्देश्य था आ जाने का वही था कि जो घटना हुई है इसकी निंदा करते हैं और इसका खुलासा जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो मैंने उनको अवगत कराया कि पुलिस इसमें लगी हुई है जनपद लोहाघाट की। और चमोली जिले के दशोली ब्लॉक के वन क्षेत्र में ग्रामीणों ने ब्लॉक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही ग्रामीणों का कहना था कि पिछले लंबे समय से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण किया जा रहा है और विकास को देखते हुए लोगों ने अपने काश्तकारी भूमि दी थी, लेकिन 8 साल के बाद भी भूमि का मुआवजा ना मिल पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं उन्होंने कहा कि ग्रामीणों द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है उसमें क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की शिथिलता है। शासन प्रशासन के लोग कोई भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसी के चलते ग्रामीणों को इस तरह आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने ब्लॉक कार्यालय में तालेबंदी भी की। विरोध प्रदर्शन तो ये पूरे सभी विकास कार्यों के लिए थे। जो दूरस्थ क्षेत्र के ग्राम हैं उन ग्रामों में, चाहे वो मनरेगा का कार्यक्रम हो, चाहे वो PMGSY का हो, चाहे जल संस्थान का हो, चाहे वो विधवाओं की पेंशन का सवाल हो, ये तमाम सवालों पे हमने इस विकासखंड में इसलिए तालाबंदी करी ताकि इनको कम से कम अकल आए कि इस BTC के अंदर सारे ग्राम सभाओं के प्रस्ताव पास किए जाते हैं। PMGSY के कंबोज साहब हैं, उन्होंने लिखित में दिया कि मंगलवार से आपका पेमेंट आपके खातों में डालने का काम शुरू कर देंगे और सड़क का काम भी हम शुरू कर देंगे। आपके गांव में डोर टू डोर भ्रमण करके और जो भी कमियां चाहे मुझे 2 दिन लगे, वहाँ सारे कामों को निरीक्षण करने के बाद मनरेगा का भुगतान करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में समायोजित किए जाने और मानदेय दिए जाने की मांग को लेकर CHC विकासनगर में आशाओं का धरना प्रदर्शन 76वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी आशाओं का कहना था कि लंबे समय से 2 सूत्रीय मांगों को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा, सुनवाई नहीं हो रही है। और उन्होंने सरकार पर मात्र आश्वासन दिए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके हड़ताल पर चले जाने से टीकाकरण अभियान तो प्रभावित हुआ ही है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से तत्काल अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। 2.5 महीने से बैठे हुए हैं और हमारी कोई सूझ नहीं दे रहा। आगे हमारे साथ झूठे आश्वासन दे रहे हैं सब। कोई हमें ये नहीं कह रहा है कि मतलब क्यों बैठी हैं, क्या बात है, 3 दिन से परेशान क्यों हैं, कुछ कारण होगा। हमारी वजह से इतना टीकाकरण खराब हुआ है। एक बच्चे के 2-2 बार टीके लग रहे हैं और गांव में बहुत परेशानी खड़ी हो रही है हमारी वजह से।
खटीमा में ग्राम सुजिया महुलिया के ग्रामीणों ने परवीन नदी में हो रहे खनन का विरोध प्रदर्शन किया इसको लेकर, और ग्रामीणों का कहना है कि रात दिन गांव की सड़कों पर खनन की ट्रॉलियों से सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। अवैध खनन से घरों में धूल मिट्टी आती है। गांव की टूटी सड़क पर कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन गंभीर नहीं है। परवीन नदी में खनन माफियाओं ने पटरी काट दी है, जिससे आने वाली बरसातों में ग्रामीणों को बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने ये तमाम बातें कही। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। ये अवैध खनन के चलते हमारे गांव में काफी सड़कें टूट गई हैं और हमारे बच्चों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे घरों में धूल भर जाती है सर, इससे कई बीमारियां भी बच्चों में उत्पन्न हो रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ये जो अवैध खनन है वो रोका जाए। हमारे गांव के बीच से ये ट्रैक्टर आदि ना ले जाए जाए। मोहल्ला से आए हैं, गांव वाले को धमकी देते हैं, बोलते हैं किसकी बाप की ताकत है हमको रोकने वाले, क्या करेगा तुम्हारा साहब ऐसा बोलता है। कैनाल विभाग की नहर का एक ठेका है, जिससे जो अवैध खनन के जो वाहन गुजरते हैं, ग्रामीणों की मांग ये है वो गांव के बीच से न गुजर के जो जिस रास्ते पे आबादी नहीं है वहाँ से जाएं, और उसके लिए कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अगर गांव के बीच से अगर उनको दिक्कत हो रही है तो रूट बदला जा सकता है। अगली खबर भी रामनगर से, जहां उत्तराखंड टीईटी प्रथम और द्वितीय की परीक्षाएं 15 दिसंबर को आयोजित होने वाली है। और आपको बता दें कि यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होंगी। प्रथम पाली सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जिसमें टीईटी प्रथम की परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जबकि 2 बजे से शुरू होने वाली दूसरी पाली टीईटी द्वितीय के लिए आयोजित होंगी। प्रदेश के 29 शहरों में टीईटी फर्स्ट के लिए 35 और सेकंड के लिए 172 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। उत्तराखंड टीईटी फर्स्ट एवं टीईटी सेकंड की परीक्षाएं 15 दिसंबर को आयोजित होनी है और इसकी समीक्षा बैठक आज थी। ये परीक्षा 15 दिसंबर 2017 को प्रथम और द्वितीय पाली में होगी। टीईटी फर्स्ट की 10 बजे से 12:30 बजे तक और टीईटी सेकंड की 2 बजे से प्रारंभ होकर के 4:30 बजे तक संपन्न होगी। इस परीक्षा में टीईटी फर्स्ट के 7,285 बच्चे और टीईटी सेकंड के 54,674 बच्चे इस परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। इसके लिए टीईटी फर्स्ट के लिए हमने 29 शहर हैं, उनमें 35 केंद्र बनाए हैं और टीईटी सेकंड के लिए 29 शहरों में 172 केंद्र हमने निर्धारित किए हैं। बच्चे अपना प्रवेश पत्र 25 नवंबर 2017 से डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद भी जल्द ही अपने बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने का मन बना रहा है। परिषद की अगर माने तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए इसे जल्द ही आवश्यक कर दिया जाएगा और इसके लिए आवेदन पत्र में ही आधार कार्ड संख्या का एक कॉलम बढ़ाया जाएगा। इसकी शुरुआत शिक्षकों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किए जाने से भी हो गई है और इसके साथ ही छात्रों को मिलने वाले विभिन्न लाभों के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होगा। डीबीटी और आधार कार्ड को तो अनिवार्य किया ही गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके निर्देश दिए हैं। हमने पूरे प्रदेश में सभी शिक्षकों के आधार कार्ड अनिवार्य किए हैं। साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनके आधार कार्ड बनाए जाने के लिए और प्रत्येक जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत आधार लिंक करने का हम प्रयास कर रहे हैं। चंपावत बाजार में सिट्रस प्रजाति के फलों का काश्तकारों को सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं और चंपावत में 1869 हेक्टेयर में नींबू, माल्टा, बड़ा नींबू, संतरे का उत्पादन होता है। काश्तकारों को औने पौने दामों में फल अपने बाजार में बेचने पड़ रहे हैं। उद्यान विभाग हर साल फलों को खरीदता था, लेकिन अभी तक विभाग ने फल नहीं खरीदे। काश्तकार मजबूरी में बोरी बिछाकर बाजार में फलों को बेचने को विवश हैं। माल्टा 10 रुपए और संतरा 20 से 40 रुपए किलो बिक रहा है। काश्तकारों का कहना है कि अब फल उत्पादन से मोह भंग हो गया है। देखिए, जनपद चंपावत में जो नींबू प्रजाति का उत्पादन है, इसमें मुख्य रूप से आपका माल्टा है, संतरा है, कागजी नींबू है और बड़ा नींबू जिसको हम यहाँ हिल लेमन करते हैं। इसका टोटल एरिया जो है हमारा 1869 हेक्टेयर है। इसका गत वर्ष का जो हमारा प्रोडक्शन रहा वो है 3512 मैट्रिक टन, लेकिन इस साल पिछले साल से एवरेज लगभग 10% हमारा उत्पादन का अधिक रहेगा यहाँ। इस साल इसका उत्पादन काफी अच्छा है, लेकिन ये है कि चूंकि विभाग से इसके परचेजिंग की व्यवस्था तो की जा रही है, लेकिन
हरिद्वार नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है और अभियान के तहत ज्वालापुर के जटवाड़ापुर क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान चलाया गया और इस दौरान जेसीबी द्वारा सड़क किनारे बनी अवैध दुकानों और होर्डिंग्स को तोड़ा गया। साथ ही नगर निगम प्रशासन द्वारा कब्जेदारों का सामान भी जब्त कर लिया गया। अतिक्रमण के विरोध में चल रहे अभियान में हरिद्वार के कई क्षेत्र में मुख्य मार्गों से स्थायी और अस्थायी सभी अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है ताकि लोगों को जाम से निजात मिल सके। हालांकि इस दौरान प्रशासन को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। ज्वालापुर क्षेत्र में क्या पूरे शहर में अतिक्रमण हटाया जा रहा है और रोज हम लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं। आज हम लोगों ने जटवाड़ा पुल से लेकर और इधर हरिलोक तिराहे तक हम लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं। सड़क के किनारे जो भी होर्डिंग्स हैं, जो भी खोखे वगैरह लगे हुए हैं, इन सबको हटा रहे हैं और बड़ा साफ नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है और अब सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग जो है कंटिन्यू रखें। सुबह और शाम 6:30 बजे से लापता हल्द्वानी में मुखाने के पास बालाजी एजेंसी के मालिक विकास अग्रवाल का शव आज स्कूटी भी थी, स्कूटी का जंगल में मिला। आपको बता दें कि विकास के शरीर पर धारदार हथियार से कई बार भी मिले। पुलिस ने मौके पर पहुंचे शव को कब्जे में ले लिया है। हल्द्वानी गौजा जाली लॉन्च में रहने वाले 40 वर्षीय विकास अग्रवाल कंपनी के थोक बिक्री हथियारों की दुकान मुखाने में थी। शनिवार को जब विकास देर रात होने तक अपने घर नहीं पहुंचे तो उन्होंने घर वालों ने तलाश जारी की, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी विकास का कोई पता नहीं लग सका और उसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। परिस्थितियों में इनकी विकास अग्रवाल जी की लाश मिली है हमें यहाँ फॉरेस्ट एरिया में कमलवागंज जाके, और जैसा कि इसमें प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि मर्डर इसमें हमें पूरा प्रतीत हो रहा है। बाकी पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद और क्लियर होंगी चीज़ें। और इनके परिजनों द्वारा सूचना दी गई थी पुलिस को, उसी तलाश में फिर बाद में यहाँ पे बॉडी भी मिल गई इनकी। कल शाम से ये घर से नहीं पहुँचे थे, देर रात में फिर पुलिस को बताया गया इसमें, तो हम इसमें लगे हुए। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में चोरों ने 2 घरों का ताला तोड़ लाखों की ज्वेलरी और हजारों के नकदी पर हाथ साफ कर दिया। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरियों के ग्राफ ने जहां पुलिस के रात्रि गश्त की पोल खोलकर रख दी है, वहीं लोगों में पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश पनप रहा है। लोगों का आरोप है कि पुलिस की निष्क्रियता के चलते क्षेत्र में चोर सक्रिय हैं। रात चोर घुसे, उन्होंने ताला तोड़ा, हमारी तिजोरी का ताला तोड़ा, वहाँ से ज्वेलरी निकाल के ले गए, कैश निकाल के ले गए हमारा। और पुलिस प्रशासन यहाँ पे गश्त कम करता है। इधर मेन रोड पे गश्त होती है, इधर कई बार अंदर नहीं हो पाती है। इधर आजकल बहुत चोरियाँ बढ़ रही हैं। अभी पहले भी कुछ दिन पहले भी 2-3 चोरी हुई थी यहाँ पे। ये हमारे इधर पशुआदून के अंदर आजकल चोरियों का ग्राफ बहुत बढ़ रहा है। सितारगंज के पंडरी गांव में बारात का सामान दहेज में ले जा रहे कैंटर वाले ने किसी बात को लेकर मोटरसाइकिल चालकों का उनका विवाद हुआ गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई और मारपीट में बारात पक्ष के कैंटर में सवार कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आ गई, जिससे बारात के लोग भड़क उठे और झगड़ा करने वाले लोगों को उन युवकों को ढूंढने लगे। युवक तो हाथ नहीं लगे, मगर गुस्साए बारातियों ने रास्ते में जा रहे कुछ लोगों से मारपीट शुरू कर दी। एक गाड़ी जिसे मारी थी तो एक मोटरसाइकिल में 3 लोग सवार आए, उन्होंने ट्रक को रोका और जो उसमें बैठे लोग थे उनसे मारपीट की। मारपीट करने के बाद वो लोग चले गए। इसके बाद जो पक्ष पिटा था तो उसके कुछ बंदे आए और उन्होंने वहाँ पर मारपीट किया। उन्होंने उन लोगों को पीट दिया जो निर्दोष थे, जो कि जिनसे झगड़ा नहीं था, और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। इसके बाद पुलिस और मौके पे पहुंची, घटनास्थल पे देखा और आरोपी पक्ष को के घर पे दबिश दी, लेकिन वो लोग नहीं मिले, फरार है। इस संबंध में मुकदमा कायम किया जा रहा है और विवेचना की जा रही है। सीधे गिरफ्तारी वाल्मीकि बस्ती के थे, उनका झगड़ा हुआ था आपस में, और आपस में दूसरे पार्टी के साथ में झगड़ा हुआ था, तो उनको यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया। और रामनगर में 19 दिसंबर को नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें नॉर्थ इंडिया के 9 राज्यों के खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें 100 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के पहुंचने की संभावना है। इस बात की जानकारी यहां उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ये प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। रामनगर को जो है नॉर्थ इंडिया कराने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और ये पहली बार मतलब पूरे उत्तरांचल में पहली बार नॉर्थ इंडिया का बॉडी शो होने जा रहा है।
और वो भी रामनगर में होने जा रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है और जिसमें हम नॉर्थ इंडिया के साथ साथ, क्योंकि रामनगर के लोगों को भी उभारना चाहते हैं, यहाँ नशा मुक्ति हमारा जो है अभियान है, रामनगर में नशा मुक्ति अभियान के तहत हम मिस्टर रामनगर भी कराएंगे और अच्छा इनाम देंगे और मिस्टर कुमाऊं भी कराएंगे, जिससे रामनगर के तमाम युवा नौजवान जिनमें एक आशा जगेगी और एक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाने वाले खिलाड़ी मुकेश पाल प्रदेश सरकार के रवैये से आहत हैं और मुकेश पाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में देश के लिए मेडल जीत कर लाए, जिस पर उन्हें पूरे देश से सराहना तो मिली, लेकिन इन प्रतियोगिता में जीतने के बाद राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि उन्हें अभी तक नहीं मिली है। मैं 2010 कॉमनवेल्थ में मेरा गोल्ड मेडल पहले भारत को दिया था और उसके तुरंत मैं 2011 लंदन ओपन में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था और 2013 में आयरलैंड में भी मेरा एक सिल्वर मेडल ओपन वर्ल्ड में मैंने भारत को दिया है। 2015 में मैंने अमेरिका में वर्ल्ड पुलिस गेम्स में एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज मेडल मेरा था और अभी करंट में रिसेंटली मैं अमेरिका से 2 कांस्य पदक भारत के लिए जीत के और भारत का और उत्तराखंड पुलिस का नाम रोशन करके मैं इंडिया वापसी लौटा हूँ। थोड़ी सी भाई अब हमारे डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा सहयोग है, हमारे अधिकारियों का सबका सहयोग है, लेकिन राज्य सरकार थोड़ा सा खिलाड़ियों को अनदेखा कर रही है। 67वें औद्योगिक विकास एवं संस्कृत मेले का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ और समारोह में मुख्य अतिथि आने वाले समय में मेले को भव्य के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। विधायक ने मेले को आर्थिक मजबूती देने के लिए मेला अधिकारी एसडीएम के प्रयासों की सराहना की और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विशेष रूप से इतना बड़ा मेला संभव हो पाता है। यहाँ पे उपस्थित जो भी स्टॉल्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको और दीपक कठाया। रबी अव्वल को चांद दिखाई देने के साथ ही हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक के 749वें सालाना उर्स की शुरुआत होगी और उर्स की प्रथम रस्म मेहंदी डोरी सोमवार देर रात शुरू की गई, जो मंगलवार सुबह तक जारी रही। इसके साथ ही जायरीनों का पिरान क्लियर पहुंचना शुरू हो गया है और आपको बता दें कि रबी उल अव्वल का चांद दिखाई देने के साथ ही साबिर पाक का 749वां सालाना उर्स का आगाज हो गया। आज मेहंदी डोरी की रस्म हुजूर मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक के 749वें उर्स के आगाज़ के साथ हो रही है और ये मेहंदी डोरी की रस्म हज़रत शाह अब्दुल रहीम साहब जो दरबार मखदूम पाक के सज्जादा नशीन थे, उन्होंने ये रस्म शुरू करवाई थी और आज इस रस्म की सरपरस्ती हज़रत शाह मंसूर मियाँ साहब सज्जादा नशीन जो 17वें सज्जादा नशीन दरबार साबिर पाक के हैं, वो इस रस्म को अदा करते आ रहे हैं और ये सिलसिला बुजुर्गान दीन से चलता आ रहा है और इसी तरह ता क़यामत इंशाअल्लाह। अब बात द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर की, जिनके धाम के कपाट 22 नवंबर यानी कि कल को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। पौराणिक परंपराओं, विधि विधान और शुभ मुहूर्त के अनुसार 22 नवंबर को 8:30 बजे वृश्चिक लगन में भगवान मद्महेश्वर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। भगवान मद्महेश्वर की डोली प्रथम रात्रि प्रवास के लिए गौडार पहुंचेगी। 23 नवंबर को बाबा की डोली द्वितीय रात्रि प्रवास के लिए रांची पहुंचेगी। 24 नवंबर को तृतीय रात्रि प्रवास गिरिया में होगा। 25 को डोली गिरिया से ओंकारेश्वर मंदिर प्रस्थान करेगी। तो उत्तराखंड लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी।